नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम जीके जीएस की एक मैराथन क्लास करेंगे। ये हमारे सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए और जिस भी बच्चे का सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? वो किया था मुबारक खिलजी ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ये आपका सीआईएसएफ में भी पूछा गया है, जीडी में भी पूछा गया है, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस सब में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कौन सा कथन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सच नहीं है। देखो, 1942 में क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? नहीं है, यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक अहिंसक आंदोलन नहीं था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस को अवैध निकाय घोषित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और यह एक स्पष्ट आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस भाषण या किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कब हुआ था? तो ये 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था और उसमें महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उस आंदोलन का पहला सत्याग्रही था विनोबा भावे। कौन था? विनोबा भावे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो जो भारत अधिनियम सरकार आया था, कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसमें क्या किया गया था बच्चों? उसमें भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ये आपका इम्पोर्टेंट है। और इसी में फेडरलिज्म की वो बात की गई थी कि स्टेट और जो सेंटर हैं उनकी अलग अलग अपनी पावर होंगी। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा वो चीज़ की गई थी। उसके बाद आता है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। किसकी सभा? संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। बच्चों, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद कहता है हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? तो कैसे किया गया था? जो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं था? जो भारत का संविधान है वो इटली के उससे संभावित नहीं था। आपका यूएसए से भी था, फ्रांस से भी था और यूके से भी था, लेकिन इटली के संविधान से प्रभावित नहीं था। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की, तो वहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है, फंडामेंटल राइट लिया गया है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक समीक्षा ली गई है, जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, वो लिया गया है, और राष्ट्रपति का महाअभियोग मतलब जो आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना वहाँ से लिया गया है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें फ्रांस की, तो गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को लिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, जो आपका संसदीय शासन है, विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जो कैबिनेट प्रणाली है, विशेषाधिकार रिट है, संसदीय विशेषाधिकार है और द्विसदनात्मकता है, वो सारे हमने यूके से लिए हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों 9वीं अनुसूची को द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। जो 9वीं अनुसूची थी वो किसके द्वारा जोड़ी गई थी? जो हमारा पहला संशोधन हुआ था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। बच्चों इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहला याद रखना है कि जब हमारा संविधान बना था, तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची थी, 8 शेड्यूल थे। और अब प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में हमारे पास कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 8 शेड्यूल, वो किससे संबंधित है? हमारा लैंग्वेजेस से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें 11th शेड्यूल की, तो 11th शेड्यूल में आपका पंचायती सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, पंचायत। और अगर मैं बात करूं 12th शेड्यूल की, तो 12th शेड्यूल में क्या है बच्चों? हमारा म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित है। किससे संबंधित है? म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित है। ठीक है, ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। उसके बाद देख लो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम का कार्यवाहन। देखो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। क्या हुआ था? रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। कब पास हुआ था? देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1956 में पास हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आता है 10वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में हुआ था। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए। 1971 में आपका 24वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 13 और 368 का संशोधन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। जो पार्लियामेंट है उसको, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें चेंजेस करने की शक्ति दी गई थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका अब बन जाएगा, क्योंकि अभी हमारे 18th लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989। उसमें क्या हुआ था? लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव के लिए मतदान की उम्र है, जो आपकी वोटिंग एज है, वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। किसने कर दी थी? ये राजीव गांधी जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजीव गांधी के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया था? 1989 में लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव की जो वोटिंग एज होती है वो 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। ठीक है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो एकात्मक विशेषता हमारी एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप जिसे हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, जब बना था, जब 95 अनुच्छेद थे। उसके बाद आता है भारत के संविधान में जो पंचवर्षीय योजना है, क्या है बच्चों? पंचवर्षीय योजना, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लानिंग कमीशन कहते हैं। पंचवर्षीय योजना या प्लानिंग कमीशन कहते हैं। वो कहाँ से ली गई थी? रशिया से ली गई थी, रूस से ली गई थी। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्लानिंग कमीशन की, तो सेटअप कब हुई थी? सेटअप हुई थी बच्चों 1950 में। कई बच्चों को डाउट रहता है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो पहला प्लानिंग कमीशन तो 1951 से 1956 तक आया था, तो बच्चे क्या कर देते हैं? इसमें 1951 सही कर देते हैं, जो कि गलत है। सेटअप हुआ था 1950 में और पहला प्लानिंग कमीशन आया था 1951 से 1956 में। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है वो याद रखना है 5th प्लानिंग कमीशन। ठीक है। 5th प्लानिंग कमीशन कब से कब तक था? 1974 से लेके 1979 तक था। इस टाइम में पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। रिमूव पॉवर्टी।
रिमूव पॉवर्टी का नारा इन्होंने 5th 5 ईयर प्लान में दिया था, तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है भारत के संविधान का मूल दस्तावेज डैश द्वारा हस्तलिखित था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है। अगर मैं बात करूं वित्त आयोग की, अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन की, किसकी, वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन की, तो ये हमारा आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार मतलब राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट था, किस में था बच्चों, आर्टिकल 31 में था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया और कहाँ रख दिया गया, आर्टिकल 300A में रख दिया गया। ठीक है, इस टाइम पे आपने बस यही याद रखना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 वो एक फंडामेंटल राइट था, उसको डिलीट करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया। अगर इस टाइम में पीएम की बात करूं तो हमारे पीएम थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी। प्रेसिडेंट कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी। अब हम बात करें 1978 की, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, 1978 में ही बच्चों जो श्रीलंका है उसने क्या किया था, उसने अपना संविधान अडॉप्ट किया था, सोशलिस्ट रिपब्लिक श्रीलंका। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, शोषण के जो विरुद्ध है वो आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत दिया गया है। देखो अगर हम बात करें समानता का अधिकार तो वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच है। आर्टिकल 14 क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो लॉ हैं वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए। 15 आपका कहता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किस चीज़ पे, किसी भी कास्ट पे, किसी भी सेक्स, जेंडर, इन सब के आधार पे। 15 क्या कहता है आपका, 16 क्या कहता है, 16 कहता है कि एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। 17 में होता है बच्चों अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की वो। और 18 में होता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका बच्चों रिट्स जारी करता है। टोटल कितने टाइप की रिट्स जारी करता है, 5 टाइप की रिट्स जारी करता है। और हाई कोर्ट में रिट्स जारी की जाती हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत की जाती हैं। और जो आपका आर्टिकल 32 है उसको क्या कहा गया, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों को डैश से लिया गया है। तो जो अमेरिकी संविधान है उससे लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है अमेरिका। अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं। मूलभूत अधिकार हो जाएंगे आपके न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महायोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल 61, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाना, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, ये आपने सारे याद रखने हैं। उसके बाद आता है बच्चों विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है विश्व का, भारत है। और आबादी में भी सबसे ऊपर कौन है, अब भारत ही है। सबसे पहले अगर हम बात करें, भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। अगर मैं नेबरिंग की बात करूं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बचपन में MBA किया, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बचपन में MBA किया इस ट्रिक से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। जो संविधान है हमारा वो सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यह दिन जो 26 नवंबर है वो भारत के संविधान दिवस मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में घोषित किया गया था, मनाया जाता है।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो उनकी उम्र 50 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, ये नहीं है। सबसे पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, उन्हें कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय या न्यायाधीश का होना जरूरी है, ठीक है। उन्हें कम से कम 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए और उन्हें राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। ये तीनों आपके सही हैं। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा मामला राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जो पुलिस है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके B.R. अम्बेडकर। अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये इंडिया के, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे ही मतलब सिर्फ 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट जो बने थे वो बने थे सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। 2 दिन बाद इनको परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनकी अध्यक्षता किसके पास थी, तो संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। उसके बाद आता है संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति JB कृपलानी, राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और मसौदा समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के पास थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते डैश के नाम पर किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। इनका आर्टिकल होता है आर्टिकल 52, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 61 जिसमें इनको इम्पीचमेंट प्रोसेस मतलब इनको हटाने का वो है। आर्टिकल आपका 60 क्या होता है, 60 में इनको ओथ दिलाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 62, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 53 में देखो बच्चों, अगर भारत में राष्ट्रपति होंगे तो उनकी कार्यपालिका शक्ति भी होगी, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में क्या होगा, फिर उनका चुनाव करवाया जाएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव 17वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत तथा विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 में आता है बच्चों निर्वाचन की विधि, ठीक है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिका विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल या उसकी पद की अवधि जो कि कितनी होती है, 5 साल की होती है, ठीक है। अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति पूर्ण निर्वाचित होने की योग्यता मतलब दोबारा उनको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। 58 कहता है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहला वो भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरा 35 आयु वर्ष होनी चाहिए, तीसरा उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, और एक है वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। उपराष्ट्रपति राज्यपाल मंत्री लाभ के पद नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 59 जिसके बारे में मैंने बताया था। राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं ओथ्स एंड अफर्मेशन, वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा। पद अवधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कटौती संभव नहीं है। उसे वेतन भारत की जो संचित निधि है उससे दिया जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक हैं। जमानत राशि जो है 15,000 रुपये है। कुल वैध मतों का 6 हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक। निर्वाचन की अवधि 2 सप्ताह या 15 दिन। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति की शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, वो इनको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 कहता है महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बता देते हैं। 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। ऐसा प्रस्ताव संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित है।
अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए ये मैं आपको बता चुका। अनुच्छेद 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा। और उसके बाद होता है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति कार्यकाल में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय आपका 6 महीने का होता है, 6 मंथ का होता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा देखो, इसका सदस्यों का चुनाव किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। चुनाव एकल संकरणीय मत के माध्यम से अनुपातित प्रतिनिधित्व, ये भी ठीक है। इसके सदस्य जो है वो 1/3 भाग प्रत्येक 2 वर्ष रिटायर होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यह एक स्थायी निकाय है, लेकिन इसे पहले राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है नहीं। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा जो है उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है भारत के संविधान में अनुच्छेद में कौन सा कारखानों आदि बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो आर्टिकल 24 लगाता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को, एक तो जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको क्या है, किसी भी रोजगार में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह में। उसके बाद है आपातकाल से संबंधित अनुच्छेदों में कौन सा कथन सही है। देखो टोटल 3 आपातकाल होते हैं। आर्टिकल 352 जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्य आपातकाल, इसको हम प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। और 360 होता है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको हम वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, ठीक है। तीनों ठीक हो गए। वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लगी है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 356 की, तो प्रेसिडेंट रूल ये पहली बार 1952 में कहाँ पे लगा था, पंजाब स्टेट में लगा था, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 की, तो 352 में 3 बार लगा है। 1975 में किसने लगाया था, इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है, एक ये। उसके बाद 1971 में किस में लगाया था, जो इंडो पाक वॉर हुआ था 1971 में, उसमें लगा था। और एक लगा था आपका 1962 में इंडो चाइना वॉर। ये तीनों आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है भाई। और ये जो आपातकाल वो है, ये किस पार्ट में आता है, पार्ट 18 के अंतर्गत आता है, भाग 18 के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है भारत के संविधान में जो 52वां संशोधन हुआ था, सबसे अधिक संबंधित किससे है, राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान, मतलब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उससे संबंधित है, राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो जो केशवानंद भारती केस था उसमें ये चीज़ें की गई थी। उसके बाद आता है भारतीय संविधान का भाग 4 डैश में निम्नलिखित प्रावधान है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर बच्चों बात करें नागरिकता की, सिटीजनशिप की, तो भाग 2 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। और ये आता है DPSP भाग 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर मैं नागरिकता की बात करूं तो नागरिकता के आर्टिकल होते हैं आपके 5 से लेके 11 तक, ठीक है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 से लेके 36 तक, और अगर हम इसकी बात करें तो 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है भारत में जो पंचायत राज व्यवस्था है, जो पंचायती राज सिस्टम है, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 1992 में। और पंचायती राज सिस्टम को कौन से शेड्यूल में रखा गया था, 11th शेड्यूल में रखा गया था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें भाग की, तो पंचायती राज सिस्टम किस में है, भाग 9 में है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज आ जाएगा आपका 9A में, ठीक है। उसके बाद है कौन गैर सदस्य है जो लोकसभा की चर्चा में भाग ले सकता है। गैर सदस्य का मतलब है वो है भारत का महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 76, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, ये किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी सदन में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट के। इनका कार्यकाल क्या होता है, नो फिक्स्ड टेन्योर। आपसे जो चीज़ पूछी जाती है, इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। जब तक वो इनको रखना चाहे रखेंगे, जब उनका मन करेगा इनको हटा देंगे, ठीक है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति किसके साथ निहित है? तो वो राष्ट्रपति के साथ निहित है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में कौन सी शपथ या प्रतिज्ञा के रूपों से संबंधित है? तो जो आपकी तीसरी अनुसूची है, जो थर्ड शेड्यूल है, वो इससे संबंधित है। ओथ्स एंड अफर्मेशन, इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो इसको कहते हैं ओथ्स एंड अफर्मेशन। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है भारत में राज्यों के परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। देखो ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। राज्यसभा मतलब राजा बड़ा होता है तो राजा होगा हमारा 30 साल का। लोकसभा मतलब लोग छोटे होते हैं राजा से, तो लोग होंगे 25 साल के। ठीक है, राज्यसभा राजा है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा को क्या बोलेंगे? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगर हम बात करें राज्यसभा की, इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 80। लोकसभा की बात करें आर्टिकल 81। अगर आर्टिकल याद करने हैं तो एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो, सरला। से हो जाएगा बच्चों 79 में आपका संसद। ठीक है, से क्या हो जाएगा? सरला संसद। से हो जाएगा राज्यसभा का हो जाएगा अगला आर्टिकल 80। ला से लोकसभा का हो जाएगा बच्चों 81। तो ये तीनों आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संपत्ति के अधिकार के बारे में सही है? यह एक मौलिक अधिकार है। पहले था, अब। ठीक है, अनुच्छेद 32 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। देखो भाई, पहले मौलिक अधिकार था, अब नहीं है, तो ये गलत। अनुच्छेद 32 जो है वो आपका किससे है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सुप्रीम कोर्ट की रिट से संबंधित है, तो ये नहीं होगा। जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 31 में था, जिसको अब डिलीट करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, दोनों के दोनों आपके गलत हैं। अब पढ़ लेते हैं बच्चों 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों के में कौन सा जोड़ा नहीं गया था? ठीक है, तो सबसे पहले देखो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को बीच किसी भी बच्चे को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, यही गलत हो जाएगा। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को समाप्त करना, बिल्कुल। देश की रक्षा करें और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें, और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुँचे। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? तो जो 343(1) है, यहाँ 1 लिख लो बच्चों। 343(1) जो है उसमें हिंदी को क्या माना गया है? राजभाषा माना गया है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कहता है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 161 के तहत। बस ये जो मृत्युदंड होता है ना, उसको क्षमा नहीं कर सकता, बाकी छोटी मोटी सज़ा माफ़ कर सकता है। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं राज्यपाल के बारे में। तो इसकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने बच्चों, क्या बताई थी? राजा ने योगा से नाक साफ किया। ठीक है, सबसे पहले है अनुच्छेद 153, राजा से हो जाएगा राज्यों का राज्यपाल। उसके बाद है अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी अपॉइंटमेंट। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? जो हाई कोर्ट के जज होंगे वो करेंगे, और प्रेसिडेंट की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 156, राज्यपाल की पदावधि जो कि 5 साल होती है। अनुच्छेद 157, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 158, राज्यपाल पद के लिए शर्तें। 159 होता है बच्चों राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 160 होता है कुछ आकस्मिकताएं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, और 161 में होता है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। उसके बाद होता है अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद भी होना चाहिए।
उसके बाद आता है आर्टिकल 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उससे संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स जारी करता है। कौन सी? मैंडेमस, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और क्यू वारंटो। ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 ही हमने कर ही लिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? अबोलिशन ऑफ, क्या होता है बच्चों? अबोलिशन ऑफ अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बीमारी। ठीक है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 18 में हो जाएगा अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। आर्टिकल 18 में हो जाएगा अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये दोनों आपने याद रखने हैं। उसके बाद देख लेते हैं 16 क्या कहता है। 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। 18 कहता है बच्चों उपाधि का अंत। 20 कहता है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। ठीक है। उसके बाद है राज्यसभा। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो राज्यसभा के पहले सभापति थे। उसके बाद आता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा? राज्य ग्राम पंचायत एक तरीके से पंचायती राज सिस्टम अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद आता है भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 को किया गया था और 1950 को प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया और 1951 को ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड हुए थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो कब हेल्ड हुए थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? तो 1951 में हुए थे। ठीक है। उसके बाद आता है एक केंद्रीय मंत्री नहीं रहता यदि वह डैश की अवधि के लिए संसद का सदस्य नहीं है। अगर वो लगातार 6 महीने के लिए संसद का सदस्य नहीं है तो वो आपका केंद्रीय मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन योजना डैश में स्थापित की गई थी। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना है उसको स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो फ्रीडम का जो आपका राइट है वो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? जो समान नागरिकता है वो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आती है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 41 यह बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 44 यह सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता के लिए सुरक्षित है। अनुच्छेद 44 यह अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। और अनुच्छेद 49 है यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा देता है। ठीक है। उसके बाद है कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें की जाती है? तो आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में की जाती है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन वही क्विट इंडिया मूवमेंट प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था? बॉम्बे में किया गया था। बॉम्बे में ही क्या हुआ था? बॉम्बे में ही आपकी आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है। बॉम्बे में ही आपकी आईएनसी की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1885। ठीक है। ये आपने याद रखना। अर्थशास्त्र के लेखक थे, जो अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स, उसके लेखक कौन थे? आपके कौटिल्य थे। ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो बच्चों स्विट्जरलैंड की राजधानी है आपकी बर्न। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। ठीक है। उसके बाद आता है समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन बुलंद दरवाजा।
बुलंद दरवाज़ा एक प्रसिद्ध मुगल स्थापक स्मारक है, वो कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में क्या है आपका? बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, 16वां भारत यूरोपीय संघ परिषद शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पुर्तगाल में किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, कौन सा है बच्चों? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। उसके बाद है निम्न में से किसे खिलजी राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो जलालुद्दीन खिलजी को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है जो पृथ्वी है उसकी गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिया गया है। क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है 1925 में उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन कांड के कौन सा क्रांतिकारी संगठन जुड़ा था? तो HRA, हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन था वो किससे जुड़ा था? काकोरी हत्याकांड से जुड़ा था। उसके बाद है प्राकृतिक चयन। जो प्राकृतिक चयन है उसका सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आता है जनगणना 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे घनी आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा था? सबसे घनी आबादी वाला भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल था, वेस्ट बंगाल था। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 29 में वर्णित है, अनुच्छेद 19 में वर्णित है। उसके बाद है 23 जनवरी को सांस्कृतिक मंत्रालय ने डैश की जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनकी उस पर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपिज या स्ट्रिप नामक सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो मध्य कान में स्थित होती है। ठीक है, वो आपने याद रखना है, सबसे छोटी हड्डी। उसके बाद है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। चाहे आपको गवर्नर बनना है, राज्यपाल बनना है, चाहे आपको प्रेसिडेंट बनना है, राष्ट्रपति बनना है, चाहे आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, डैश हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है? तो कजरी आपका उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय क्या है? लोक गीत है। ठीक है, उसके बाद आता है सत्यार्थ प्रकाश। जो सत्यार्थ प्रकाश है इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ की थी? बॉम्बे में की थी। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था मूलचंद तिवारी। मूलचंद तिवारी इनका नाम था। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? गुजरात के निवासी थे। इन्होंने 2 स्लोगन दिए थे, कौन से? एक था गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, और एक था बच्चों इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। ये दोनों इन्होंने 2 नारे स्लोगन दिए थे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल के प्रथम जो हैं गवर्नर जनरल, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। देखो इनको क्या बनाया गया? पहला गवर्नर बनाया गया, तो इनको क्या हुई? हेजिटेशन हुई। अगर मान लो आपको कहीं पहली बार कहीं खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? हेजिटेशन होगा। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद आता है ये एक बार ये भी देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले आता है भारत के पहले गवर्नर जनरल। अगर भारतीय पूछे जाए तो सी राजा गोपालाचारी,
और अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत के नहीं थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्रीनिवास रॉय, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर और पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे बच्चों? MC सेतलवोड। पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सेतलवोड। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी। एक भारतीय राज्य की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। देश की पहली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला श्रीमती रमा देवी। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला फातिमा बीवी। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बचेंद्री पाल। एशियाड में पदक जीतने वाली पहली महिला कमलजीत संधू। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कन्नम मल्लेश्वरी। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह। और संयुक्त राष्ट्र राज्यसभा की पहली महिला विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये सारे आपने याद रखने हैं। उसके बाद है चरक संहिता इज रिलेटेड टू। जो आपकी चरक संहिता है वो आपकी मेडिसिन से संबंधित है। ठीक है, मैथमेटिक्स की उसमें क्या दिया जाता है? रामानुजन प्राइज दिया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। रामानुजन प्राइज कब किस में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं पुस्तक और उनके लेखक। सबसे पहली पुस्तक आती है मुद्राक्ष विशाखा दत्त। राजतरंगिणी कलहन, ये इंपॉर्टेंट है, जिस पे घोड़ा लगाऊं वो इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। नाट्यशस्त्र भरत मुनि। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। एक आपकी इंडिका होती है मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। चरक संहिता चरक के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। और महाभाष्य पतंजलि और गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है। उसके बाद है विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन रूलर्स हु रूल्ड इन इंडिया। कौन से हैं ये देखो बच्चों, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और फिर अकबर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये 5 वंश थे। कौन से थे बच्चों? देखो, गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी डायनेस्टी। इनका कार्यकाल याद रखने का तरीका है बच्चों 690, 20, 14, 51, 26। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो कार्यकाल 690, 20, 14, 51, 26। 690 मतलब 1206 से 1290 गुलाब वंश। उसके बाद 1290 से 1320 खिलजी वंश। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश। 1414 से 1451 तक सैयद वंश। और 1451 से 1526 तक लोधी वंश। ठीक है, 1526 में क्या हो गया था? पहला बैटल ऑफ पानीपत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने याद रखना है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद खिज खां और ये थे बहलोल लोधी वंश के संस्थापक। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। किसकी? ड्रेन ऑफ वेल्थ की एक थ्योरी भी दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। क्या एस्टिमेट किया था? नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। इंडिया में पहली बार नेशनल इनकम लाए थे। ठीक है, एक चीज़ क्या की थी, ये पहले भारतीय थे जो क्या बने थे, जो ब्रिटिश कॉमन पार्लियामेंट थी उसके मेंबर बने थे, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कॉमन पार्लियामेंट। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी थे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हजरत ए आला। शेरशाह को क्या कहा गया? हजरत ए आला। आला रे आला शेर आला, तो शेर शाह हजरत ए आला।
शेर अफगान अली कुली बैग, महाराज खारवेल, विक्रमादित्य शाकिर चंद्रगुप्त द्वितीय, उल्लक खां मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक, छत्रपति शिवाजी, नूरजहां मेहरुनिसा, गाजी बाबर को कहा गया। ये सारे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अंडर हुज लीडरशिप 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन द ईयर 1915 से 1916। तो किसकी लीडरशिप में हुई थी ये? एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 1709 में औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है, ठीक है। 652 में मुस्लिम बिगिनिंग ईरा, ठीक है। 78 AD में बिगिनिंग ऑफ शाका सांवत और BC 261 में कलिंगा वॉर हुआ था। शासन अवधि थी 13 जुलाई 1658 3 मार्च, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था बच्चों? महात्मा गांधी ने दिया था। किस उसमें दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के उसमें दिया था, ठीक है। देखो अब सारे नारे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आता है बच्चों जय हिंद। जय हिंद किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। वंदे भारत बंकिम चंद्र चटर्जी। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा। जन गण मन जो अधिनायक है वो जय हो रविंद्रनाथ टैगोर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी। एक था जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल पार्षद। और मारो फिरंगी को ये नारा दिया था मंगल पांडे ने, मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है निम्न का मिलान कीजिए। मिलान कैसे करेंगे? जो आपका ब्रह्म समाज है उसकी किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। रामकिशन मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। और सत्याशोधक समाज जो है वो था आपका के श्रीधरल नायडू। ये आपने ऐसे देख लेने हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों खेतरी प्रोजेक्ट जो है, खेतरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर के लिए खेतरी प्रोजेक्ट जो है वो आपका फेमस है। तो ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ INC, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी पोस्ट से रिजाइन किया था, तो हु वॉज ऑफर्ड दिस पोस्ट? तो ये पोस्ट किसको ऑफर की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो क्या थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर द रिवर्स ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम। तो कौन सी है आपकी? ब्रह्मपुत्रा रिवर है और गंगे है। गंगे और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो हिमालयन रिवर सिस्टम की रिवर्स हैं। उसके बाद है बैंक रेट क्या होती है? देखो बच्चों बैंक रेट क्या होती है? एक ऑफिशियल रेट होती है ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा चार्ज की गई एक ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम में है, ठीक है। उसके बाद आता है विच टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर आर प्राइवेट राइट्स ओवर रिसोर्सेज एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट। देखो 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। एक आपकी होती है कैपिटलिस्टिक, एक होती है सोशलिस्टिक और एक होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो कैपिटलिस्टिक में क्या होता है? सारी चीज़ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती हैं, तो उसमें अर्न और प्रॉफिट देखते हैं, वो होती है कैपिटलिस्टिक। सोशलिस्टिक में क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा देखी जाती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद है 100 रुपये का नोट। जो 100 रुपये का नोट है वो किसके द्वारा? 100 रुपी नोट साइंड बाय RBI गवर्नर। 100 रुपये का नोट है वो RBI के गवर्नर द्वारा किया जाता है। अगर मैं बात करूँ RBI की, तो RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इस बैंक को RBI को कब नेशनलाइज किया गया था? 1949 में नेशनलाइज्ड किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है इफ़ RBI व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन इफ़ द कैश रिजर्व रेशो इज रिड्यूस। अगर हम कैश रिजर्व रेशो को रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन द स्टेट लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है, किसको? पब्लिक हेल्थ को और सैनिटेशन को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो पंचायती राज सिस्टम है इन इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर। तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है बच्चों पंचायती राज सिस्टम, और आर्टिकल 40 क्या आता है आपका? डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक किस में आते हैं? डीपीएसपी में। तो ये अपने आप पंचायती राज सिस्टम किस में आ गया? डीपीएसपी में आ गया। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। फेमा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर हम हिंदी में बात करें तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम होता है फेमा की फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, कब लाए थे? देखो 19 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन हुआ था, उसमें क्या किया गया था? पहली बार मांग की गई थी इसकी। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो माइनॉरिटीज़ हैं आर वेस्टेड। तो नन ऑफ दिस इसमें आ जाएगा आर्टिकल 29। क्या आ जाएगा? आर्टिकल 29 आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है करंट कैरियर्स इन अ सॉलिड कंडक्टर आर। करंट कैरियर्स इन अ सॉलिड कंडक्टर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट विच इज़ रिलेटेड इन, कौन से में रिलेटेड है? तो आर्टिकल 21A में दिया गया है। 19 में फ्रीडम का दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। उसके बाद होता है द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद होता है 18 कैरेट। क्या होता है बच्चों? 18 कैरेट। 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत कितनी होती है? तो वो आपकी 75% होती है। द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट 75%। ऑरेंज जो है वो रिच होता है किसमें? ऑरेंज इज रिच इन विटामिन सी। ऑरेंज किस में ज़्यादा होता है? विटामिन सी में। ऑरेंज में क्या होता है? विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद है हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर द बाउंड्रीज विद नेपाल। नेपाल के साथ कितनी स्टेट बॉर्डर्स? तो 5 सीमाएं साझा करती हैं। 5 स्टेट हैं जो कि सीमाएं साझा करती हैं। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ कोस्टा राइका। तो सैन जोसे जो है वो कैपिटल है किसकी? कोस्टा राइका की। याद रखना सैन जोसे। ठीक है, ढाका कहाँ की है? बांग्लादेश की। दिल्ली आपको पता ही है, बीजिंग है चाइना की। ठीक है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा? 550। ठीक है, अभी कितने हैं? 545। उसके बाद है हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? तो 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इनमें से कौन सा सार्क कंट्रीज़ का मेंबर नहीं है? तो आपका म्यांमार जो है वो सार्क कंट्रीज़ का मेंबर नहीं है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल आपका सार्क कंट्रीज़ का मेंबर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। मलयालम जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है लक्षद्वीप की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ओणम की तो ओणम क्या है? ओणम एक कल्चरल फेस्टिवल है। किस स्टेट का है? केरला का है। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो यक्षगना। ठीक है, यक्षगना जो कि आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमिलनाडु में आपका हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा भारतनाट्यम। केरला में आपने अभी देखा ओणम फेस्टिवल और कथकली। के कथकली। कथकली हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा। ठीक है, मोहिनीअट्टम हो जाएगा। आसाम में हो जाएगा अली आई लिगांग फेस्टिवल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अली आई लिगांग फेस्टिवल। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन। तो जो मरकरी है वो क्लोजेस्ट है किसके, सन के नज़दीक है। उसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो थे वो फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने क्या किया था, नोबेल प्राइज जीता था। ठीक है। उसके बाद है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर द अजंता एलोरा केव्स लोकेटेड। तो ये आपकी महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और अलोरा केव्स है। ठीक है। उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ स्टाउंच सपोर्टर ऑफ हैरप पॉलिसी। तो हैरप पॉलिसी के कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। हैरप पॉलिसी के थे लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है। उसके बाद आता है हु वॉज धनवंतरी इन इंडियन हिस्ट्री। तो धनवंतरी कौन होते थे इंडियन हिस्ट्री में, द फेमस फिजिशियन हु एडोन द असेंबली ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उनको क्या कहते हैं, हम धनवंतरी कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है। उसके बाद आता है इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग कम इन इंडिया। तो कौन से ऑर्डर में आए थे, ये आए थे आपके, सबसे पहले आया था फाहेन, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन कौन था, रूलर था कन्नौज का। हर्षवर्धन कौन था, रूलर ऑफ कन्नौज। ठीक है। उसके बाद आए थे आपके ह्यूनसांग और फिर आए थे थॉमस रॉय। ऑप्शन नंबर बी आपका सबसे सही हो जाएगा। उसके बाद है साइमन कमीशन पहली बार भारत इन विच ईयर 1928 में साइमन कमीशन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और एक नारा दिया गया था साइमन कमीशन गो बैक। उसके बाद है इन विच सेशन ऑफ द हिस्टोरिक, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कौन सा सेशन था, लाहौर सेशन था 1929 में। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हमें क्या बताना है, हमें बताना है इनका मिलान करना है। ठीक है। मिलान करना है तो सबसे पहले आपका इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला एनी बेसेंट और होम रूल लीग की जिसने की थी, वीडी सावरकर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इंडिका, इसका अभी हमने पढ़ा था। इंडिका के लेखक कौन थे, मैगस्थनीज थे। ठीक है। उसके बाद होता है विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस वॉज इन्वॉल्व इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। हमने अभी पढ़ा था 1925 में जो काकोरी कॉन्स्पिरेशन केस था उसमें कौन संबंधित थे, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ऑन विच रिवर नागा अर्जुन सागर डैम। तो नागा अर्जुन सागर डैम आपका कृष्णा रिवर पे है और ये कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है। उसके बाद आता है इन विच ईयर माउंट एवरेस्ट क्लाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1953 में पहली बार। ठीक है। उसके बाद है द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्क्रप्चर्स आर लोकेटेड एट। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो स्क्रप्चर्स, मध्य प्रदेश। ठीक है। महाराष्ट्र में एलोरा और अजंता केव्स हैं। ठीक है। उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर एरिया की बात की जाए तो सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, नहीं, इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है मतलब CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, नाइट्रोजन हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ग्रीन हाउस गैस नहीं है नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद है वाई आर अर्जुन अवार्ड्स गिवन। अर्जुन अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की किसी भी फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद है द फेमस नाबलकेलाबरा फेस्टिवल। ठीक है। इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो वो आपका उड़ीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या हुआ था, अगस्त 1932 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे पूना पैक्ट में। ठीक है। उसमें आप ये भी याद रखना, देखो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली हुई थी 1930 में
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1931 में हुई थी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि यूके में हुई थी। इसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये तीनों आपने ईयर याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ बताई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 60। ठीक है, उसके बाद है भारत के न्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 76 में आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ व नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन करता है? राष्ट्रपति। और यूपीएससी की अध्यक्षता किसके उस पर की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो आपका निर्वाचन आयोग है उसको भी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है बच्चों, हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी आपको PDF शाम तक हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।